मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। ये एक एबिलिटी होती है कि एक इंसान अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को और अपने बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशंस में कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है वेयर यू कैन नॉट लाफ, वेयर यू कैन नॉट क्राई, तो आप कंट्रोल कर लेते हो कि नहीं मुझे नहीं हंसना, नहीं मुझे नहीं रोना। वो होता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट वी कैन से। एग्जाम्पल, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग पर्सनल एंड अकेडमिक गोल्स। 3 थिंग्स दैट वी कैन डू। 3 चीज़ें हैं जो हम काम करके अपने ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट ला सकते हैं। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचो अच्छा होगा। रिजल्ट ओरिएंटेशन, जो हमारा एंड गोल है, हम कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी वांट कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें, तो हम ओरिएंटेड हैं अपने काम को लेके। तो ओरिएंटेड हैं तो इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो रिज़ल्ट ओरिएंटेशन जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेल्फ़ अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए, सेल्फ़ अवेयर होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हम जो करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हम सेल्फ़ अवेयर होंगे तभी हम सेल्फ़ मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। सो ये 3 चीज़ें जो हम कर सकते हैं। इसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। ये बात हेलन केलर ने बोली है कि ऑप्टिमिज्म, आशावाद, एक ऐसा फेथ है जो कि हमें अचीवमेंट दिला सकता है लाइफ में। कुछ भी नहीं हो सकता अगर हमारे पास उम्मीद और कॉन्फिडेंस ना हो। जब तक हमारे पास किसी चीज़ को करने की आशा होगी, हम लोग कॉन्फिडेंट होंगे, तभी हम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम होपफुल या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। दैट इज सेट बाय हेलन केलर। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। उसके बाद ऑप्टिमिज्म, मेंटल एटीट्यूड्स रिफ्लेक्टिंग अ बिलीफ और होप लीडिंग टू डिज़ायरेबल आउटकम्स कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस एंड डिज़ायरेबल आउटकम्स। हमारा मेंटल एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं, अगर हम बहुत पढ़ रहे हैं बट स्टिल हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप मेहनत कर रहे हो बट आप ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं हो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट स्कोर गुड। क्योंकि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ होपफुलनेस, वो सब आपका रिफ्लेक्ट होगी आपके पेपर में, क्योंकि आप अच्छा नहीं लिखोगे जब तक ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगे, कॉन्फिडेंट नहीं होगे, होपफुल नहीं होगे। यू कैन नॉट राइट अ गुड पेपर। ऑप्टिमिस्टिक होगे, अच्छा पेपर लिखोगे, कॉन्फिडेंट होंगे, यू विल गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हो। तो पॉजिटिव होना पॉजिटिव चीज़ें ही देता है लाइफ में। ऑप्टिमिज्म इज़ पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, thus directing behavior towards certain motive or goal is the essence of motivation. मोटिवेशन जो है एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है मोटिव, कि हमारा एक मोटिव या गोल होना चाहिए जो हमें अचीव करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस आती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है नो एपरेंट रिवॉर्ड, कि जब आपको कोई कार्य के लिए ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट होकर कार्य कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ड्राइंग कर रहे हैं पर आपको किसी ने नहीं बोला कि आप ड्रॉ करो, बट आप ड्रॉ कर रहे हो बिकॉज आपको अच्छा लगता है ड्रॉ करना। किसी ने आपको नहीं बोला है कि आप अच्छा ड्रॉ करो, बट आप इंट्रिंसिकली बहुत मोटिवेटेड हो कि नहीं मुझे तो अच्छा ड्रॉ करना है, और आपको कोई रिवॉर्ड या कुछ प्राइज़ या फिर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ना कुछ मिल रहा है, बट आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। खुद से अंदर से आपके अंदर मोटिवेशन है कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम अच्छा करना है। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जब आपको कोई रिवॉर्ड की फीलिंग नहीं होती या कोई आपको रिवॉर्ड या फिर अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, तब भी आप वो काम कर रहे होते हो अपने लिए। इन्जॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर इन डूइंग द वर्क। वही मैं बोल रही हूँ कि आप अगर ड्रॉ कर रहे हो, आपको अच्छा ड्रॉ करना है, तो ये आप अपनी सेल्फ इन्जॉयमेंट के लिए ड्राइंग कर रहे हो। आपको सेटिस्फैक्शन हो रही है कि आप मैं अच्छा ड्रॉ करूँ, आपको प्लेजर मिल रहा है कि मैं ये अच्छे से ड्रॉ करूँ। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तब होती है जब हमें सामने से अच्छा ड्रॉ करना है, मुझे चॉकलेट देंगी मम्मा, तो ये आपको रिवॉर्ड हो गया ना कि अगर मैं अच्छा ड्रॉ करूँगा मुझे तभी चॉकलेट मिलेगी, तो इसीलिए आप अच्छा ड्रॉ करोगे। अगर आपको चॉकलेट नहीं मिल रही होगी तो आप अच्छा ड्रॉ नहीं करोगे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वही होती है जिसमें रिवॉर्ड या फिर अप्रिसिएशन मिल रहा होता है और आप रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन के लिए ही काम कर रहे होते हो, तभी आप मोटिवेटेड होते हो। अगर आपको ये इंसेंटिव मतलब ये रिवॉर्ड वगैरह नहीं मिलेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हो, बस आप अपनी खुशी के लिए करते हो ये चीज़।
उसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है हम ये जानेंगे। पहला, इट मेक्स अ पर्सन हैप्पियर। आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव होते हो तो। बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं आपके लोगों के साथ जब आप पॉजिटिव होते हो। बेटर डिसीजंस, लाइफ के जो डिसीजंस है, छोटे मोटे डिसीजंस या बड़े डिसीजंस, वो आप अच्छे से लेते हो। उसके बाद है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आप पॉजिटिव रहते हो तो ना तो आप डीप थिंकिंग करते हो, ना आप ओवर थिंकिंग करते हो, ना आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी सोचते हो। आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हो। वेज़ टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर सकते हैं। पहला है मॉर्निंग रूटीन पॉजिटिव एफर्मेशंस, खुद को ये याद दिलाना कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। सुबह सुबह उठना और पॉजिटिवली करना। कई लोग सुबह उठते हैं, दे थैंक गॉड, हाथ जोड़ते हैं, भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें ये ज़िंदगी दी, या कोई शुक्रिया अदा करता है कि आज मैं जो करूँगा, ये विश्वास दिलाते हैं खुद को कि आज मैं जो करूँगा वो सब कुछ अच्छा करूँगा, या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनी थिंग। तो ये पॉजिटिव कुछ एफर्मेशंस होती हैं जो आपको सुबह अपने आप को याद दिलानी है ताकि आप पॉजिटिव रहो। नेक्स्ट, टू डू लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाओ दिन की कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझे ये वाला होमवर्क ख़त्म करना है, आज मैं इतना टाइम खेलने में स्पेंड करूँगा, आज मुझे अब मैं क्रिकेट खेलूँगा, आज मुझे अपनी टीम के लिए इतने इतने रन बनाने हैं, आज मैं इतना इतना खेलूँगा, एंड आज मैं इतना डांस करूँगी, या फिर आज मैं इतना टाइम कंट्रीब्यूट करूँगी अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये आपकी टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट होती है कि आज के दिन में मैं क्या करूँ। उसके बाद प्रोएक्टिव एंड मोटिवेशनल म्यूज़िक, अच्छा मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनो। देन सॉल्यूशंस अप्रोच वर्सेस प्रॉब्लम अप्रोच, सॉल्यूशंस को आपको कैसे अप्रोच करना है और प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है उनको बैठ के समझो और एनालाइज करो। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, आप जो लाइफ में कुछ छोटे मोटे अगर फेलियर्स, फॉर एग्जांपल यू गॉट 5 out of 10 इन अ टेस्ट, एंड आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपके 5 नंबर कटे हैं तो आपके क्यों कटे हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग डिराइव होनी चाहिए कि 5 नंबर कटे तो कहाँ कटे। तो लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। फोकस ऑन प्रेजेंट, आज पे फोकस करो, कल की मत सोचो, ना परसों की सोचो। मूव टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स और अपनी एस्पिरेशंस के बारे में सोचो। बी चीयरफुल एंड वर्क हार्ड, खुश रहो, चीयरफुल रहो, चाहते रहो और मेहनत करो। टेक्निक्स फॉर पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव दिखने के लिए सिर्फ ये तो हमारा मेंटली हो गया कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड तो ऐसी चीज़ नहीं है जो सामने रिफ्लेक्ट हो जाए, पर ये रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो ना, या आप गलत सोचते हो, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके लुक्स पे दिखती है, एंड दैट इज़ ट्रू। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो करती है, हम खुश भी दिखते हैं और हम फ्रेश भी दिखते हैं, एंड इट इज़ वेरी ट्रू, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ फिज़िकल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। हेल्दी डाइट ले सकते हैं, एकेडमिक लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पूरा दिन पढ़ रहे हैं, और एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, गोइंग आउट, ईटिंग वट एवर यू वॉन्ट, समटाइम्स जंक फूड ऑल्सो, एंड मेंटेनिंग कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितना टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड नॉट बीइंग सोशलाइज्ड इज़ रॉन्ग। सोशलाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट। स्लीप होनी चाहिए 7 घंटे की, तो मिनिमम 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए दिन की। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि अच्छा खुश रहोगे तो इंसान अकेले में हमेशा खुश नहीं रह सकता, उसे लोग चाहिए, चाहे परिवार हो चाहे दोस्त हो, ज़रूरी है उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, अपनी बातें शेयर करो, दिन शेयर करो कैसा रहा। देन स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, अनॉयड एंड होपलेस। स्ट्रेस एक ऐसी फीलिंग है जिस टाइम पे आप बहुत अपसेट, अनोइंग और होपलेस करते हो कि वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, या फिर किसी भी हर चीज़ से लेके इरिटेट होते हो, अपसेट होते हो। हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? हम पॉजिटिव रह सकते हैं। एकम्प्लिशमेंट शीट, मतलब हमने क्या क्या चीज़ें करी आज के दिन में, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ें हमने अचीव करी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एजेंडा बनाया, आप बहुत स्ट्रेस में हो, पेपर आने वाले हैं, आपने एजेंडा बनाया कि आज मैं 2 चैप्टर फिज़िक्स के कंप्लीट करूँगा या करूँगी, और आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, राइट। बड़े बड़े चैप्टर निकाले आपने पहले और 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो ये एक फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट है उस स्ट्रेस के टाइम पे भी, कि आज मैंने ये सोचा था कि मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँ और मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो ये छोटी छोटी एकम्प्लिशमेंट्स होती हैं जिसमें हमें टिक करते रहना चाहिए कि अच्छा मैंने ये कर लिया। जब हम धीरे धीरे स्ट्रेस के टाइम पे, आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू द फेज़ ऑफ ये एग्ज़ाम वाला, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम
छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि लाइफ के अपने स्ट्रेस तो अलग होते हैं, बट स्टूडेंट लाइफ में एकेडमिक स्ट्रेस रियल होता है। एकेडमिक स्ट्रेस में अकॉम्प्लिशमेंट छोटी छोटी चीज़ों का, कि आज मुझे अपना प्रोजेक्ट आज इतने देर तक कंप्लीट करना है, और आपने सोचा मैं 11 बजे तक रात को कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, तो आपने 11 बजे तक कंप्लीट कर लिया उस स्ट्रेस के टाइम पर। पेपर भी आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट है, बट आपने कर लिया 11 बजे कंप्लीट। तो ये स्ट्रेस तो अभी है कि भाई मैम कितने मार्क्स देंगी, या फिर मैम नेक्स्ट पेपर मेरा कैसा होगा, मैं तैयारी कैसे करूँगा। पर अभी तो थोड़ी सी खुशी है ना कि मैंने सोचा कि 11 बजे ख़त्म करना है, तो मैंने 11 बजे ख़त्म कर लिया। इसके बाद आज की सोचो, थॉट ऑफ द प्रेजेंट। देन मेडिटेशन एंड योगा, वो तो पता ही है कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिकॉग्नाइजेस एंड अचीव्स इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। रिजल्ट ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जब हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, हम अचीव कर लेते हैं, हमें रिकॉग्निशन मिलता है, वी गेट हैप्पी। तो हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेशन के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्लियर गोल्स सेट करने चाहिए। प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, पूरा प्रॉपर प्लान बनाओ। मैं अकेडमिकली ही बता देती हूँ, अगर आपको हाफ ईयरली तक अच्छा स्कोर करना है हाफ ईयरली में, तो पूरा एक्शन प्लान बनाओगे। सेशन स्टार्ट होगा तो मैं शुरू से ही काम करना स्टार्ट कर दूँगी, उसके बाद समर वेकेशंस में जो प्रोजेक्ट्स होंगे मैं सारे ख़त्म कर दूँगी। फिर जुलाई का टाइम आएगा, क्लासेस में फोकस करूँगी, नोटबुक्स डेली कंप्लीट रखूँगी, और अगस्त से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूँगी सितंबर के एग्जाम्स के लिए। दिस इज़ एन एक्शन प्लान जो आप हाफ ईयरली तक के लिए बना रहे हो, तो ये एक्शन प्लान बनना ज़रूरी है। उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज एंड टूल्स होने चाहिए आपके पास, मतलब जब तक आपके पास किसी चीज़ का एकेडमिकली बता देती हूँ, अगर आपके पास किताबें, कॉपी, पेन वगैरह नहीं होंगे तो कैसे आप पढ़ सकोगे। रिजल्ट ओरिएंटेशन, ऐसे कोई भी XYZ चीज़ है, मुझे कंपटीशन जीतना है ये वाला, अगर मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होंगे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हाउ कैन आई विन इट, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगी। मेंटर्स एंड पीयर्स का होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। और एक कैलेंडर बताओ, हमें 5 W's को फॉलो करना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, और किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में हमारा एक वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट जो है वो है एक एक्रोनिम है। स्मार्ट में जो S है, M है, A है, R है, T है, ये अलग अलग चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि रिस्पेक्ट एक एक्रोनिम था, ऐसे ही स्मार्ट एक एक्रोनिम है। S का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्लियरली डिफाइन योर गोल्स इन स्पेसिफाइड टर्म्स। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्लियरली अपने गोल्स को डिफाइन करो कि मुझे इतना स्कोर करना है, या मुझे ये चीज़ करनी है, तो क्यों करनी है, क्यों ज़रूरी है मेरे लिए ये चीज़। M है मेजरेबल। इस्टेब्लिश क्राइटेरिया टू मेजर योर प्रोग्रेस एंड डिटरमाइन व्हेन द गोल इज़ अचीव। ये क्राइटेरिया बनाओ कि आप अपनी प्रोग्रेस को देखते रहो धीरे धीरे। ठीक है मैंने नोटबुक कंप्लीट कर ली, अब नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट। ठीक है मैंने प्रोजेक्ट, जब तक आप ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखोगे कि मैंने ये कर लिया, टिक करते नहीं जाओगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि मेरा गोल अचीव हुआ तो कब हुआ, एब्सेंट माइंडेड हो जाओगे। उसके बाद अचीवेबल। इंश्योर योर गोल इज़ रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। डोंट सेट योर सेल्फ अ गोल दैट्स टू ईजी और टू डिफ़िकल्ट। येस, इट्स वेरी ट्रू कि हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ के लिए सोचना चाहिए, पर कंफर्ट जोन से इतनी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ नहीं सोचनी चाहिए जो अचीव ही ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये बोलो कि मैं तो 2 महीने बिना खाने पानी के रह सकता हूँ, ये मेरा गोल है कि मैं 2 महीने बिना खाना पानी के रहूँगा। इज़ इट साइंटिफिकली पॉसिबल कि आप 2 महीना बिना खाना पानी के जी जाओ? नहीं ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये एक ऐसा गोल सेट कर रहे हो जो कि अचीवेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा गोल सेट करना है जो अचीवेबल हो, डिफ़िकल्ट ज़्यादा ना हो। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइफ थ्रेटनिंग। आई गेस अ पर्सन विल नॉट लिव, जी नहीं सकता इंसान। उसके बाद आपका R से है रियलिस्टिक। सेट योर सेल्फ अ गोल दैट रेलिवेंट टू यू। मतलब रियलिस्टिक को ख्याली पुलाव में ना बना रहे हो कुछ भी गोल या कोई भी आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हो। उसके बाद टाइमली। असाइन अ स्टार्ट एंड एंड डेट टू योर गोल टू एनकरेज योरसेल्फ टू रीच इट विद डेडलाइन। भाई मैं बोल रही हूँ कि मुझे अप्रैल तक ये करना है, जून तक ये, जुलाई तक ये, अगस्त तक ये, सितंबर तक ये। जब तक आप ये टाइमलाइन सेट नहीं करोगे ना, और मुझे सितंबर तक ये ख़त्म करना है, तब तक यू कैन नॉट डू इट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यूजिंग द स्मार्ट क्राइटेरिया हेल्प्स यू टू क्रिएट वेल डिफाइंड एंड अचीवेबल गोल्स, प्रोवाइडिंग रोड मैप फॉर सक्सेस, इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ अकम्प्लिशिंग व्हाट यू सेट आउट टू डू।
ये जो क्राइटेरिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत वेल डिफाइंड है, जिसमें हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। इट्स अ रोड मैप है, ये एक मतलब मैप की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इसे फॉलो करो फॉर बेटर अकम्पलिशमेंट्स और सक्सेस इन लाइफ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ओन नीड, डिज़ायर्स, हैबिट्स, ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी बात को समझें, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या आदतें हैं, हमारा क्या बिहेवियर है, हम कैसे हैं, हम कैसे नहीं हैं, हमारी इस वक्त हमें क्या फ़ील हो रहा है। जब तक हम सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारी लाइफ में क्राइसिस ही रहेंगे। तो पहला है कि हमें क्या करना होगा सेल्फ अवेयर होने के लिए। नो योर इमोशंस, अपने इमोशंस को पहचानो। नो योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को पहचानो। एक्सपैंड योर होराइजन, अपनी सोचने की शक्ति को, मतलब एक सीमा तक सोच रहे हो, उससे आगे सोचो। उसके बाद पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये थॉट्स का क्लस्टर होता है, फीलिंग्स और बिहेवियर होते हैं जो एक इंसान को यूनिक और डिफरेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनैलिटी है, मॉडर्न हूँ मैं, मेरे मॉडर्न विचार हैं, पर्सपेक्टिव हैं। वहीं मेरे साथ एक भी इंसान है जिसका नाम रीना है फॉर एग्जांपल, वो बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब ट्रेडिशनल ख्यालातों की है। तो उसके जो थॉट्स होंगे, एक्शंस होंगे, बिहेवियर होगा, वो बहुत पुराने ख्यालातों का होगा। तो ये उसकी पर्सनालिटी है कि वो ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है। ये मेरी पर्सनालिटी है कि आई एम मॉडर्न, मेरी मॉडर्न विचारधाराएँ हैं। ये पर्सनालिटी होती है। अब पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स मतलब क्वालिटीज़ विच आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर। जैसे मेरी क्वालिटी है कि मैं बोलूँगी कि आज की डेट में लड़कियां कैसे भी कपड़े पहन सकती हैं जैसी उनकी इच्छा हो। वहीं मेरी दूसरी दोस्त, इसका नाम है रीना, वो ये बोल रही नहीं, लड़कियों को तो दबे ढके कपड़े ही पहनने चाहिए और ऐसे ही रहना चाहिए उनको। तो ये उसकी थिंकिंग है जो उसको दर्शा रही है कि वो कैसी, मेरी थिंकिंग है। इट्स नॉट रॉन्ग कि वो ये कह रही है, क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी है। एंड इवन इट इज़ नॉट राइट जो मैं कह रही हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है। सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है जो एक दूसरे से अलग बनाती है। उसके बाद है व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड दैट मेक्स अ पर्सन डिस्टिंक्ट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो होती है कि ठीक है, अब रीना कंजर्वेटिव है और ट्रेडिशनल है एंड उसकी पर्सनैलिटी में उसे सुधार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो वो मॉडर्न आस्पेक्ट्स जो है पर्सनालिटी में वो लेकर आएगी कि ठीक है, नहीं भाई लड़कियां आज की डेट में तो दबे ढके कपड़े नहीं पहन रही हैं, आज की डेट में तो उनका जो मन है, जैसा मन है, वो वैसे तरीके से तैयार हो रही है, बाहर निकल रही है, जो पहनना है वो पहन रही हैं। तो ये उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक सोच से दूसरी सोच की तरफ बढ़ रही है, अपना होराइजन, अपनी सीमा को एक्सपैंड कर रही है। 5 मॉडल्स हैं जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। पहला है ओपननेस, दैट इज़ क्रिएटिव, क्यूरियस एंड एक्टिव। फिर है कॉन्शियसनेस, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं लोग। एक्स्ट्रा वर्जन जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो बहुत लाइवली, कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब जब वी मेट की गीत के टाइप्स, बहुत एक्सट्रोवर्ट, जैसी गीत का कैरेक्टर है ना उस मूवी में जब वी मेट में, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अग्रीएबलनेस, जो काइंड होते हैं, बहुत वार्म होते हैं और कंसीडरेट होते हैं, सामने वाले की बात समझते हैं। उसके बाद होते हैं न्यूरोटॉर्सिज्म, जो बहुत एंजाइटी वाले, एंशियस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, वरीसम रहते हैं। उसके बाद आते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट डाइविएट्स फ्रॉम वर्ल्डली एक्सपेक्टेशंस एंड कॉज ऑफ डिस्ट्रेस विच लास्ट ओवर टाइम। पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है कि एक इंसान उस तरीके से सोच रहा है या फील कर रहा है जो कि नॉर्मली हम लोग अपने आसपास में नहीं देखते। जैसे मैंने ऊपर आपको टाइप्स बताए पर्सनालिटी के, इनसे हट के अगर कोई भी इंसान है जो अलग ही सोच रहा है कुछ, तो वो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नाउ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो मैंने बोला आपको, इस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें इंसान अलग सोचता है, बहुत दुनिया से एकदम हटके। तो 3 क्लस्टर्स इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पहला है क्लस्टर ए, जिसमें आता है पैरानॉइड, जिसमें जो इंसान होता है वो एक किसी पे विश्वास नहीं करता, डिस्ट्रस्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ख़राब रिश्ते होते हैं उसके किसी के भी साथ। शिज़ॉइड, इनर फोकस एंड डिटैच, दुनिया से बहुत अलग अलग रहता है, अकेले अकेले में रहता है, अपने आप में ही फोकस करता है। शीज़ोटाइपल, बिलीव्स इन थॉट इन्फ्लुएंस, अवॉइड इंटीमेसी, जो है वो इंसान वो अपने ही विश्वास की धारणाओं पे चलता है, जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही चलूँगा मैं तो, और किसी के भी साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में विश्वास नहीं करता, अवॉइड करता है। उसके बाद होता है क्लस्टर बी। क्लस्टर बी के अंदर आते हैं एंटी सोशल, जो कि बहुत डिसरिगार्डिंग होते हैं, जो कि सोशल नहीं होते हैं, बिल्कुल बाहर जाना पसंद नहीं करते, अग्रेसिव से होते हैं थोड़े,
उसके बाद आते हैं बॉर्डर लाइन, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ हार्म, मतलब ये नहीं समझते अपने आप को, इतना वर्दी नहीं समझते कि हम किसी चीज़ के लायक हैं, खुद को सेल्फ हार्म करते रहते हैं। इसके बाद आते हैं हिस्टोरियोनिक, सीक्स अटेंशन एंड ड्रामेटिक, बहुत अटेंशन सीकर होते हैं, मुझे तो सबके अटेंशन ये बहुत ड्रामेटिक होते हैं, हर चीज़ को बहुत ओवर ड्रामेटाइज़ करके बोलते हैं या ओवर ड्रामेटिक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद आता है नार्सिसिस्ट, जो सुपीरियरिटी में बिलीव करते हैं, जो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, मैं ही सुपीरियर हूँ। हम कभी कभी किसी को स्लैंग में बोल नहीं सकते ओ ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, दैट मीन्स कि अरे यार ये तो सुपीरियर एक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, या कर रही है हर चीज़ में सुपीरियर, मैं ही हूँ जो हूँ, सर्वे सर्वा, मैं ही समझाऊँगा वही सही है, मैं जो बोलूँगा वही एकदम फॉलो होना चाहिए, वो नार्सिसिस्ट होते हैं। फिर आता है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में होता है अवॉइडेंट, जो कि सोशल अवॉइडेंस रखते हैं और फियर, डरते रहते हैं। मतलब सोशल अवॉइडेंस का मतलब होता है मतलब अच्छा नहीं लगता उन्हें, या वो जाते नहीं है सोसाइटी को अवॉइड करते हैं, सोसाइटी के बीच में जाना, लोगों के बीच में जाना, पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करते, या फिर उन्हें डर लगता है। डिपेंडेंट होते हैं, जो कि बहुत इनसिक्योर और होते हैं कि नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं नहीं चाहती ऐसा हो, किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सेकंड टाइप था डिपेंडेंट। थर्ड टाइप है ऑब्सेसिव, जो होता है कंपल्सिव, अडियरेंस टू रूल्स, निगलेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप। कंपल्सिव बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, जैसे हम जो ये OCD वाले लोग नहीं होते, चप्पल एक लाइन में लगी होनी चाहिए, अगर बेडशीट अगर मुसी हुई है तो वो क्यों मुसी, से जल्दी से सीधा करो, बैठेंगे नहीं तब तक जब तक बेडशीट सीधी नहीं होगी, घर जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक नहीं बैठेंगे। तो ये OCD वाले थोड़े ऑब्सेसिव से जो होते हैं या बहुत कंपल्सिव होते हैं वो होते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स ये भी अवॉइड करते हैं। 5 स्टेप्स अब जो हम अपनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, मतलब जिनको भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ओवरकम कर सकते हैं 5 स्टेप को फॉलो करके। पहला, टॉकिंग, बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हो तो यू हैव टू टॉक, किसी से भी, दोस्त से, पेरेंट्स से, फैमिली रिलेटिव्स, किसी से भी बात करो, बट टॉक। फिज़िकल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इस बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आपकी पर्सनालिटी स्टैंड आउट होकर नहीं आएगी। हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करो। किसी को डांस करना पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, योगा करना पसंद है, किसी को कुछ और करना पसंद है, तो वो ज़रूरी है हॉबीज़ में। उसके बाद है चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रॉब्लम्स। आप किसी भी सिचुएशन को अगर ऐसे अप्रोच करोगे कि मेरी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये प्रोजेक्ट रहता है, या असाइनमेंट कह लो, मेरा ये असाइनमेंट रहता है, अब यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा ये असाइनमेंट हो ही नहीं रहा। आप असाइनमेंट को, और आप स्ट्रेस में आ गए हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई कि भाई मैं तो वो हो गया हूँ, सोशल अवॉइडेंस वाला, क्लस्टर सी में जो था कि मैं पार्टीज़ में भी नहीं जाऊँगा, मुझे डर है। तो आपकी पर्सनैलिटी उस टाइम पे उस पर स्विच हो गई है, क्योंकि आप उस चीज़ को एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो। जब तक आप उस चीज़ को एक प्रॉब्लम की तरह देखोगे वो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगी। उसे एक चैलेंज की तरह देखो। जब आप किसी चीज़ को एक चैलेंज की तरह देखोगे, देन यू हैव टू अचीव इट, देन यू हैव टू अकम्प्लिश इट। तो सी अ प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, इट्स द की, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। स्ट्रेस होगा तो पर्सनालिटी अफेक्ट होगी, पर्सनालिटी अफेक्ट होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ अफेक्ट होगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो।